है आर्टिकल 14 रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ इक्वलिटी विच स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब सभी लोग इक्वल कंडीशंस में इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। पहले क्या होता था, एक फैमिली काम करने जा रही है, मेल को 20 रुपये मिल रहे हैं, फीमेल को 15 रुपये मिल रहे हैं, और एक बच्चा काम करता था उसको 4 या 5 रुपये मिल जाते थे सेम काम के। अब ऐसा नहीं हो सकता, बच्चों का काम करना अलाउड नहीं है। मेल फीमेल को सैलरी इक्वल मिलेगी, चाहे वो 15 हो या 20 हो। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखिए, मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, इट्स क्वालिफाइड। जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। क्या इम्यूनिटी है? इन्होंने अपने पूरे टेन्योर में जो भी काम किया है, जो भी डिसीजन लिया है, जो भी बात बोली है, उसके लिए आप किसी कोर्ट में इनको चैलेंज नहीं कर सकते। देन किसी भी लेजिस्लेचर ने, एमपी एमएलए ने, असेंबली की जो भी मीटिंग चल रही है उसमें अगर कुछ बोल दिया तो उसके लिए हम इनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों से जुड़ी हुए इश्यूज़ को जब रेज़ किया जाता है, और असेंबली का एटमॉस्फेयर आपने देखा है बहुत ही हाईली, आप कह सकते हो बॉइलिंग टेम्परेचर की तरह बना रहता है हमेशा। तो कभी कभी गुस्से में, एक्साइटमेंट में, आवेश में आके लोग कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके ऊपर बहुत इमेंस प्रेशर होता है। तो उनकी कही हुई बातों को लेके हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें अनइक्वल। अब आप कहोगे कि इससे इक्वलिटी वाली बात कहाँ से आती है? अगर आप या मैं किसी भी नॉर्मली पब्लिक मीटिंग में, गांव की पंचायत में किसी के खिलाफ कोई बात बोल दे, तो उस बात के लेके किसी को अगर इंसल्टिंग फील हो तो वो हमारे अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अगर किसी लेजिस्लेचर ने ऐसी बात बोली है तो असेंबली उसको सज़ा दे सकती है, बट आप उसके अगेंस्ट कोर्ट पे नहीं जा सकते। देन राइट टू फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 to 22 में राइट टू फ्रीडम है। इसमें हमारे 6 राइट्स हैं और ये सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा राइट है। अब इसमें क्या क्या राइट है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली विदाउट आर्म्स, एसोसिएशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। ये बहुत ही सिंपल है समझने में, बट यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ बाउंडेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप अपनी स्पीच से किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते। देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेम चीज़ आ जाती है इसमें। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, ये आपको मिला हुआ है, लेकिन इसमें भी फिर वापस से आता है कि अगर आपके साथ ज़्यादा लोग हैं तो आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे ही आप ऐसी असेंबली कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से किसी भी जगह जाके धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। देन फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, भाई बिल्कुल सही है, आप कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हो। लेकिन हमारे इंडिया के कुछ स्टेट, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे इनर लाइन परमिट चलता है, आईएलपी सिस्टम, जिसमें आपको विदाउट द स्टेट गवर्नमेंट्स परमिशन आप उस स्टेट में एंटर भी नहीं हो सकते। अगर आप एंटर हो भी जाते हो फॉर एनी पर्पज़ लाइक बिजनेस, एजुकेशन, टूरिज़्म, आप वहाँ पे लीज़ पे ले सकते हो शॉप या घर, लेकिन आप परचेज़ नहीं कर सकते। इनके भी कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए आईएलपी सिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। तो ये यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है, आप किसी इंसान से बेगार, बेगार का मतलब होता है भाई किसी से फ्री में काम करवाना, वो नहीं करवा सकते। किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते उसकी मर्ज़ी के बिना। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आपके घर में एक सर्वेंट काम करता है, सर्वेंट का नाम है आर। अब आर जो है वो रेडी है 50 रुपीज़ पर डे की रेट से काम करने के लिए। आप खुश हो गए कि भाई 50 रुपये में एक आदमी काम कर रहा है, बट मैं आपको बता दूं इट्स ए क्राइम। अगर किसी ने शिकायत कर दी तो जज ये आपकी ये बात कभी नहीं सुनेगा कि जो आर था हमारा सर्वेंट, वो खुद ही 50 रुपये बोल के हमारे घर पे काम मांगने आया था। बिकॉज हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एक रेट फिक्स की है स्किल्ड लेबर की, अनस्किल्ड लेबर की एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स की। और ये लोग सेमी स्किल्ड
या अनस्किल में काउंट होते हैं घरों में जो काम कर रहे हैं। तो आप उस फिक्स रेट से, मान लीजिए ये सेमी स्किल काम है और इसके लिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 250 रुपीज़ पर डे, तो आप इससे कम इनको नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन जो होम घर के अंदर काम करने वाले सर्वेंट्स हैं, काफ़ी स्टेट्स ने, जो फॉर एग्जांपल दिल्ली, उनके लिए अलग से रेट फिक्स कर दिए हैं कि एक बंदा 2 टाइम खाना बनाता है, 5 लोगों की फैमिली है, तो उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, या बर्तन साफ करता है, या फिर गार्डनिंग का काम करता है। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। इसमें ये भी आता है कि आप 14 ईयर्स से छोटे बच्चों से हजार्डस कंडीशंस के अंदर काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका पर्पस क्या है? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक ही बहुत बड़ा फीचर है ये। इट इंडिकेट्स द सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल रिलीजन्स, देयर इज़ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब ये है, कोई भी एक्स वाई, मान लीजिए एक रिलीजन है XYZ, बट उस रिलीजन के सिर्फ 1% लोग ही हमारे किसी कंट्री में रहते हैं, और एक रिलीजन है ओ रिलीजन के 99% लोग रहते हैं, और इस कंट्री का नाम एक बार के लिए मान लीजिए इंडिया है। तो जो XYZ रिलीजन है, इनको भी उतने ही राइट्स होंगे जितने ओ रिलीजन को होंगे, और ये अपने रिलीजन को जैसा चाहें वैसा प्रैक्टिस, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए उसका प्रचार कर सकते हैं, और उसको एज ए प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वो जैसे चाहेंगे वैसे अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। वो चाहें तो अपने रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इंडिया में कोई भी इस ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। अब आप कहेंगे ऑफिशियल रिलीजन कहाँ होता है, अगर आप देखेंगे तो दुनिया की 40 से ऊपर कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कोई ना कोई ऑफिशियल रिलीजन है, या तो बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। कुछ साल पहले तक नेपाल एक हिंदू कंट्री था, ऑफिशियली वहाँ का रिलीजन हिंदू था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो भाई इंडिया के अंदर कोई भी आदमी फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है, वो जो चाहे उस धर्म को, उस सेक्ट को, किसी भी तरीके से। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया में कोई भी ऐसी माइनॉरिटी जो है तो रिलीजियस माइनॉरिटी है, रिलीजन के हिसाब से भाई नंबर वाइज वो लोग कम हैं, या कल्चर के हिसाब से कोई पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करने वाले लोग कम हैं, या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कम हैं, तो वो अपने कल्चर को प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर दें जिसके थ्रू वो अपने कल्चर को प्रमोट करें, या स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दें कि भाई जो हमारी लैंग्वेज में पढ़ाई करेगा, हायर स्टडीज़ करेगा, हम उसको स्कॉलरशिप देंगे। चाहे तो ये अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है, माइनॉरिटीज़ में कास्ट बेसिस माइनॉरिटीज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ या तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़, कल्चरल माइनॉरिटीज़, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। कास्ट बेसिस माइनॉरिटीज़ के लिए हमने रिजर्वेशन की फॉर्म में एक अलग एडजस्टमेंट किया है। देन लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि विदाउट दिस राइट ऑल अदर राइट्स आर वेस्टेज। भाई बेकार हैं सारे राइट्स अगर हमें ये राइट ना हो तो। अब ये राइट क्या है? ये राइट ये है कि बाकी जो अदर 5 राइट्स हैं, अदर 5 राइट्स, अगर किसी भी रीज़न से वो आपको नहीं दिए जा रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है बाय एनी अथॉरिटी और एनी इंडिविजुअल पर्सन भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में किसी एक आदमी के ही सारे डिसीजन होते हैं। कोई बच्चा स्कूल जाना चाह रहा है बट वो उनको स्कूल में एडमिशन नहीं दिला रहा है, या फिर कोई आदमी खुल के अपनी बात कभी नहीं बोल पाता है डिसीजन मेकिंग में घर में, या कई बार आपने देखा है डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस आते हैं, घर में मारपीट करता है कोई एक इंसान बाकी लोगों के साथ में। तो ऐसे कंडीशन में कौन गारंटी देता है? कॉन्स्टिट्यूशन की आपके राइट्स को हम सेफ करेंगे। कैसे करेंगे भाई? कुछ तरीका तो होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या होता है? उपचार। तो उन्होंने एक ये प्रोविज़न दिया है
कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी ऐसा केस होता है जहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहता है, वहाँ पे रिट्स इशू करता है। रिट क्या होते हैं? लीगल ऑर्डर्स होते हैं। और ये छोटे मोटे लीगल ऑर्डर्स नहीं होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल लीगल ऑर्डर्स होते हैं। वेन एवर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू एनी टाइप ऑफ रिट किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में, तो वो इसको विद द सुप्रीम एसेंशियलिटी इसको रिसीव करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब एक और देखिए, द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्रिंज अपॉन और कर्ब एनी वंस राइट। भी गवर्नमेंट किसी के भी राइट्स को छीन नहीं सकती है एक्सेप्ट द एक्सेप्शनल केसेस। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। अब देखिए, एक और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास फीचर है सेक्युलरिज्म। तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी हमने इसे इंक्लूड कर लिया था। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, दो मतलब हैं इसके। एक तो एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, रिलीजन बीइंग ट्रीटेड एज ए प्योरली पर्सनल मैटर। इसका ये एग्जैक्ट मीनिंग है कि भाई जब आप किसी भी धर्म को या धर्म से रिलेटेड मैटर्स को अपने आप से एकदम से अलग कर देते हो, उसको कहते हैं सेक्युलरिज्म। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अडॉप्ट किया है। देखिए कैसे। इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मैंने बताया था दुनिया की मोर देन 40 कंट्रीज़ में कोई ना कोई ऑफिशियल रिलीजन होता है। देन हम जितने भी फेथ हैं, जितने भी रिलीजन हैं, सबके राइट्स को सिक्योर करते हैं कि भाई सबके अपने अपने राइट्स हैं। आप यहूदी हो, आप मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो और सबको हमने इक्वली ट्रीट करते हैं। तो ये यहाँ डिफरेंस है। देखिए, जो रियल मीनिंग है सेकुलरिज्म का, उसमें होता है कि हम किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे किसी रिलीजन से। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे सबसे। इन दोनों में फ़र्क है। आप बोलते हो कि आपकी क्लास में कोई दो बच्चे हैं, आपके साथ में पढ़ते हैं कहीं भी क्लास में, कोचिंग में, आप बोलो कि मेरा इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है। और एक आप ये कहें कि भाई मेरे लिए ये दोनों भी इक्वल हैं, तो सेम चीज़ है। सब सारे रिलीजन इक्वल हैं, इसका मतलब हमारे लिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजन्स आर द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड लाइफ, और सभी हमारे लिए इक्वल हैं। तो देखिए, दुनिया में 40% बताया था, बट ये 20% बाय मिस्टेक हो गया है। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर से बात करें तो 20% कंट्रीज का कोई ना कोई रिलीजन है। बट अगर फ्रेगमेंटेड डेटा की बात करें, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ के कुछ स्टेट्स का कुछ पर्टिकुलर रिलीजन होता है, कुछ स्टेट्स का नहीं, तो ऐसे 40% कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ कोई ना कोई ऑफिशियल रिलीजन डेफिनेटली है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है, जिसमें हमने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाया फंडामेंटल राइट्स का, और जो हमारी बेसिक स्पेशल फीचर्स थी विच आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसका।